ये कहानी शुरू होती है काइजाकी से, जो 27 साल का बेरोजगार, सिंगल और शराबी इंसान है। बेसिकली वो एक फेलियर है। उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है कि उसके पास एक बुरी खबर है। वो अब उसे और पैसे नहीं दे सकती और अब वो 27 साल का हो चुका है, तो उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अचानक एक लड़का आता है जो काइजाकी के बारे में सब कुछ जानता है। वो कहता है, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम्हारी माँ ने पैसे देने बंद कर दिए हैं और तुम 27 साल के हो लेकिन कोई स्टेडी जॉब नहीं है। काइजाकी हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, ओह, वेयर आर माई मैनर्स, मेरा नाम रियो है। और फिर वो बताता है कि वो रिलाइफ लेबोरेटरी से है। वो समझाता है कि काइजाकी को रिलाइफ प्रोग्राम के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर चुना गया है। काइजाकी पूछता है कि ये क्या है, तो रियो बताता है कि ये 1 साल तक चलेगा, जिसमें उसकी सारी लिविंग एक्सपेंसेस कवर की जाएंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो उसे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। काइजाकी पूछता है, इसमें कैच क्या है? रियो बताता है कि उसे बस एक पिल टेस्ट करनी होगी। वो कहता है, इससे तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से जीने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और काइजाकी को वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। अगली सुबह जब काइजाकी उठता है और शीशे में देखता है, तो वो चौंक जाता है। वो फिर से जवान हो चुका होता है। उसी वक्त रायो आता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे स्कूल जाना होगा। स्कूल का पहला दिन शुरू होता है और काइजाकी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की, हिशिरो, जो एक प्रोडिजी है लेकिन सोशली ऑकवर्ड भी है, उससे कहती है कि वो उसकी सीट पर बैठा है। काइजाकी माफी मांगता है और सीट बदल लेता है। टीचर उसे बैग हटाने के लिए कहती है, लेकिन जब उसे बैग में सिगरेट मिलती है तो वो फ्रीक आउट कर जाती है और काइजाकी को आफ्टर स्कूल डिटेंशन दे देती है। क्लास में एक टेस्ट होता है और काइजाकी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी जवाब नहीं आता। जब स्कूल की घंटी बजती है तो काइजाकी जाने लगता है, लेकिन टीचर उसे रोककर याद दिलाती है कि उसे डिटेंशन में रहना है। थोड़ी देर डांटने के बाद टीचर उसे एक अपॉलजी लेटर लिखने के लिए कहती है और फिर घर भेज देती है। जब काइजाकी बाहर निकलता है तो रायो उसे रोक लेता है और बताता है कि उसका काम काइजाकी को ऑब्जर्व और रिपोर्ट करना है। रियो पूछता है कि इतने सालों बाद स्कूल में वापस आकर कैसा लग रहा है। काइजाकी जवाब देता है, एकदम टोटल डिजास्टर। रियो समझाता है कि रिलाइफ एक्सपेरिमेंट उन लोगों को समाज में वापस लाने के लिए बनाया गया है जो अपनी जिंदगी से भटक चुके हैं। अगले दिन टीचर टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस करती है। लड़कों में ओगा काजुयोमी टॉप करता है और लड़कियों में हिशिरो। काइजाकी को अपना पेपर वापस मिलता है और वो सब कुछ फेल हो चुका होता है। लंच के समय एक लड़की, ओनोया, काइजाकी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ लंच करेगा। काइजाकी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और ओगा भी उनके साथ जुड़ जाता है। कैफेटेरिया में काइजाकी नोटिस करता है कि हिशिरो को खाना लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। वो काइजाकी से कहती है कि आज वो पैसे लाना भूल गई, तो काइजाकी उसे अपने पैसे उधार देने का ऑफर करता है। हिशिरो हैरानी से पूछती है, तुम इतने आराम से पैसे उधार कैसे दे सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई बड़े इंसान हो। लेकिन फिर वो पैसे खुशी खुशी ले लेती है और कहती है कि वो कल उसे लौटा देगी। बाद में हिशिरो काइजाकी को बताती है कि उसकी उम्र में होने के बावजूद उसके कोई करीबी दोस्त नहीं है। वो काइजाकी से पूछती है, क्या मैं सच में इतनी अनअप्रोचेबल लगती हूँ? काइजाकी बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ, लेकिन शायद तुम थोड़ा ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश करो। हिशिरो जबरदस्ती मुस्कुराती है और पूछती है, क्या अब सही लग रहा है? काइजाकी जवाब देता है, नहीं, इस स्माइल स्ट्रैटेजी को अभी के अभी छोड़ दो। फिर वो उसे समझाता है कि ज्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। दूसरी तरफ रियो काइजाकी पर नजर रख रहा होता है। वो काइजाकी को याद दिलाता है कि जब ये 1 साल का ट्रायल खत्म होगा तो उसकी क्लासमेट्स और टीचर्स की यादों से उसका 17 साल का वर्जन पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्कूल में जो भी लोग उसे जानते हैं वे उसे भूल जाएंगे। रायो ये भी बताता है कि अगर काइजाकी ने किसी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तो टेस्ट को तुरंत रोक दिया जाएगा और वो वापस 28 साल का हो जाएगा, बिना कुछ याद रखे। रियो उसे याद दिलाता है कि सिर्फ उसका बाहरी रूप 17 साल का हुआ है, लेकिन उसका दिमाग और शरीर अंदर से अब भी 27 का ही है। अगले दिन
काइजाकी को अपने लॉकर में हिशिरो का एक नोट मिलता है जिसमें वो पैसे और एक थैंक यू लिखा होता है। जिम क्लास में लड़कियों को 50 मीटर से शुरू करने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कों को हैंडबॉल थ्रो करना होता है। जब काइजाकी की बारी आती है तो वो बॉल सिर्फ 1 मीटर दूर फेंक पाता है। टीचर पूछती है, ये तुम्हें क्या हो गया? काइजाकी शिकायत करता है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और मेरी बाजू घूम ही नहीं रही। क्लास के बाकी लोग सोचते हैं कि वो बस स्पोर्ट्स में बहुत बुरा है, लेकिन असली वजह ये थी कि अंदर से वो अब भी एक अनफिट 27 साल का आदमी था। स्प्रिंट के दौरान काइजाकी दौड़ते दौड़ते सीधे मुंह के बल गिर जाता है। उसका एक क्लासमेट उसे उठाकर नर्स के ऑफिस ले जाता है। इसके बाद रियो काइजाकी की फाइल को रिव्यू कर रहा होता है। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुए 1 महीना हो चुका था और रायो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अभी तक सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि रियो काइजाकी की एक क्लासमेट किरियू के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर रहा है। किरियू बहुत जिद्दी और कॉम्पिटिटिव लड़की है जो हमेशा टॉप पर रहना चाहती है। वो इतनी डिटरमाइंड थी कि पहले ही दिन बीमार होने के बावजूद स्कूल आई ताकि हिशिरो को एग्जाम में हरा सके। अगले दिन हिशिरो किरियू को अपनी वही अजीब स्माइल देती है। हमें तो पता है कि हिशिरो बस दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किरियू को ये गलतफहमी हो जाती है कि हिशिरो उसका मजाक उड़ा रही है क्योंकि उसने उसे एग्जाम में हरा दिया था। किरियू के अंदर धीरे धीरे जलन और नफरत बढ़ने लगती है। जब वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है, उसकी पार्टनर अचानक उसे छोड़कर अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। इससे किरियू के मन में और ज्यादा गुस्सा और ईर्ष्या भर जाती है। जिम की चाबी लौटाने के बाद किरियू देखती है कि हिशिरो का बैग फर्श पर पड़ा हुआ है। उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि हिशिरो बिना किसी मेहनत के हर चीज इतनी परफेक्ट कर लेती है। किरियू ये भी बताती है कि उसके लिए टॉप स्कोरर बनना सिर्फ स्टेटस की बात नहीं थी, बल्कि ये प्रूफ था कि वो ओगा के साथ रहने के काबिल है। गुस्से में वो हिशिरो का बैग उठाती है और उसे कहीं फेंकने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी उसकी टक्कर काइजाकी से हो जाती है जो उससे स्टाफ रूम का रास्ता पूछता है। किरियू जल्दी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे घर जाना है, लेकिन काइजाकी इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता। वो पूछता है, तुम्हारे पास 2 बैग क्यों हैं? किरियू घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। सीढ़ियों से भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन काइजाकी उसे बचा लेता है। या फिर नहीं। काइजाकी नर्स के ऑफिस में होश में आता है, जहां नर्स उसे बताती है कि हिशिरो ही थी जिसने उन्हें ढूंढा था। वो काइजाकी से कहती है कि उसने अच्छा काम किया क्योंकि गिरने के दौरान उसने किरियू को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट किया था। नर्स के जाने के बाद किरियू होश में आती है और काइजाकी उससे पूछता है कि आखिर उसके पास हिशिरो का बैग क्यों था। आखिरकार किरियू सच बता देती है और कहती है कि वो बस इसे कहीं छिपाने वाली थी। काइजाकी कहता है, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि उसे परेशान करना ही तुम्हारे जीतने का एकमात्र तरीका है? फिर वो समझाता है कि दूसरों को नीचे गिराने का मतलब है कि तुम खुद को भी नीचे गिरा रही हो। वो कहता है कि जो किरियू उसे जानती है वो इससे बेहतर इंसान है। किरियू फूट फूट कर रोने लगती है और काइजाकी उसे सांत्वना देता है। वो उसे समझाता है कि वो दूसरों से अपनी तुलना करने में इतनी बिजी है कि उसे अपनी खुद की वैल्यू दिखाई ही नहीं देती। फिर वो बताता है कि उसने हिशिरो को गलत समझा है। अंत में काइजाकी की समझदारी और बड़े होने के एक्सपीरियंस की वजह से किरियू थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है। काइजाकी बाद में हिशिरो से बात करता है और पूरी सिचुएशन समझाता है। हिशिरो कहती है कि वो खुद इस मसले को सुलझा लेगी और काइजाकी वहां से चला जाता है, लेकिन उसके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स उसे रोक लेते हैं और वो पीछे की तरफ चलता है ताकि देख सके कि हिशिरो ठीक है या नहीं। तभी अचानक रियो एक पेड़ के पीछे से आकर उसे डरा देता है। काइजाकी चौंक जाता है, लेकिन रियो हंसते हुए कहता है, तुम्हें अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए। जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं रहूंगा। इस बीच हिशिरो किरियू से मिलने जाती है ताकि बात क्लियर कर सके। रियो और काइजाकी दूर से उन्हें पेड़ के पीछे से स्पाई कर रहे होते हैं। किरियू मानती है कि वो हिशिरो से नफरत करती थी। वो कहती है, तुमने वो सब कुछ छीन लिया जो मैं चाहती थी। जब भी हमारी नजरें मिलती थीं, तुम अपनी उस स्माइल से मेरा मजाक उड़ाती थी। लेकिन हिशिरो समझाती है, ये बस मेरा नेचुरल स्माइल है। किरियू को एहसास होता है कि उसने हिशिरो को हमेशा गलत समझा था। दोनों में सुलह हो जाती है और वे दोस्त बन जाती हैं। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन
ओगा और ओनोया अचानक काइजाकी के घर पर पहुंच जाते हैं। काइजाकी एकदम पैनिक कर जाता है क्योंकि घर में बियर के कैन और कई ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो उसकी असली उम्र का सबूत दे सकती हैं। वो जल्दी जल्दी सब कुछ छुपाने लगता है। फिर वो अंदर आते हैं और थोड़ी देर तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में ही ओगा को काम से बुलावा आ जाता है और उससे जाना पड़ता है। अब काइजाकी और ओनोया अकेले रह जाते हैं। रियो ने काइजाकी के अपार्टमेंट में एक डिवाइस फिट कर दी थी जिससे वह उनकी पूरी बातचीत मोबाइल पर सुन सकता था। जब उसे पता चला कि काइजाकी और ओनोया अकेले अपार्टमेंट में हैं, तो वह तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ा। ओनोया हिशिरो से कहती है कि उसे काइजाकी से प्यार हो गया है, लेकिन काइजाकी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना गलत होगा। उसी वक्त रायो वहां आ जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। ओनोया असल में 27 साल की है और री लाइफ की एक कर्मचारी है। उसने भी वही गोली ली थी जिससे वह कम उम्र की दिख रही थी। असल में वह काइजाकी की परीक्षा ले रही थी क्योंकि कुछ री लाइफ सब्जेक्ट्स इस मौके का गलत फायदा उठाकर स्कूल की लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। काइजाकी जोर देकर कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन रायो और ओनोया उसे समझाते हैं कि यह सिर्फ एक एहतियात थी क्योंकि पिछले टेस्ट सब्जेक्ट के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसी वजह से वे काइजाकी पर इतनी सख्त नजर रख रहे थे। कुछ समय बाद वॉलीबॉल ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की तमारी नींद की कमी के कारण बेहोश हो जाती है और किरयू अपना टखना मोड़ लेती है, जिससे वह आने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तमारी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन किरयू गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी तरह प्रोडिजी नहीं हूँ, मुझे अच्छा खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद दोनों के बीच कई दिनों तक कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन किरयू की बचपन की दोस्त उसकी बातें छिपकर सुनती है और उसे तमारी की असली फीलिंग्स सुनाने के लिए घसीट कर ले आती है। तमारी कहती है कि स्पोर्ट्स ही एकमात्र चीज है जिसमें वह हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन इसकी वजह से बचपन में उसे बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। फिर जब उसने किरयू को पाया तो उसे लगा कि उसे वॉलीबॉल खेलना जारी रखना चाहिए। जब वे अपनी बातें खत्म करके बाहर निकलती है तो दरवाजे के पास किरयू पहले से ही अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है। अब ऐसा लगता है कि वे दोनों सुलह कर लेंगे, लेकिन किरयू अब भी गुस्से में थी। तमारी उसे टीम में रहने की विनती करती है, लेकिन किरयू कहती है कि वह पहले ही सेंसे को बता चुकी है कि वह टीम छोड़ रही है। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट का फाइनल मैच आ जाता है और किरयू नहीं आती, इसलिए टीम को उसके बिना ही खेलना पड़ता है। इस बीच हिशिरो किरयू को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह दोनों की दोस्त बनना चाहती है। उसके दिल छू लेने वाले शब्दों को सुनकर किरयू मान जाती है और मैच में शामिल हो जाती है। जब वह आती है तो टीम के बाकी खिलाड़ी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वे पूरा मैच खेलते हैं, लेकिन अंत में गेम हार जाते हैं। फिर भी असली जीत उनकी दोस्ती की होती है। बाद में ओगा को एहसास होता है कि उसे किरयू से प्यार हो गया है और फेस्टिवल के दौरान वे ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ काइजाकी को गलती से हिशिरो से प्यार हो जाता है और ऐसा लगता है कि हिशिरो को भी काइजाकी पसंद है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वह 27 साल का है और बाद में सब उसे भूल जाएंगे। लेकिन फिर एक और बड़ा खुलासा होता है। हिशिरो भी असल में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की एक और टेस्ट सब्जेक्ट थी। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे रियो ने उससे संपर्क किया था और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि न तो काइजाकी और न ही हिशिरो को यह पता था कि वे दोनों ही रियल लाइफ प्रोग्राम में थे। वे दोनों इस डर से अपने इमोशंस को दबा रहे थे कि बाद में वे एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन हमें पता होता है कि रियल लाइफ के टेस्ट सब्जेक्ट्स अपनी यादें रख सकते हैं। इसके बावजूद वे उस पल को पूरी तरह एंजॉय करते हैं और साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। बाद में काइजाकी हिशिरो को सलाह देता है कि वह बहुत सारे दोस्त बनाए और अपनी जिंदगी के हर पल को खुलकर जिए। हिशिरो कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। काइजाकी भी कहता है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ यह एनिमी खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।